हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी रैंक वन। ये अपना जो चैनल है इसका नाम है यूपीएससी रैंक वन। इसके अंदर हम लोग शुरू किए थे कल हम लोग शुरू किए थे पीवाई क्यू देखना। तो पीवाई क्यू में हम लोग देख रहे थे पॉलिटिक्स का पीवाई क्यू। तो ये जो पीवाई क्यू है अपने पास क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने एग्जाम के लिए। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम लोग टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10 वर्षों, विगत 10 वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 10 वर्ष में, उसको हम लोग कवर करेंगे और उसको हम लोग देखेंगे कि क्या यूपीएससी क्या पूछना चाह रहा है, क्या कर रहा है। तो इसमें हमारा जो ये था, पहला जो था, जो हम लोग देख रहे हैं टॉपिक वाइज, तो पहला टॉपिक अपना था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका था। तो वो हमारा हो गया था। दूसरा अपना ये है, इसके अंदर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके फीचर्स जो भी हैं, फीचर्स मतलब क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स हो गए, अपना डीपीएसपी जो है। तो ये सब जो भी फीचर्स है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा पूछा गया है विगत वर्षों में, ये हम लोग देखेंगे। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स का क्या मतलब होता है? ड्यू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसका बात कहाँ किया गया? फंडामेंटल राइट्स के अंदर किया गया। कौन से आर्टिकल में किया गया है, ये आप लोग खुद से जानेंगे। और आगे क्या देखते हैं, इसका मतलब क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहीं ना कहीं प्रोसेस का बात करता है अपना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि लॉ का एप्लीकेशन का क्या प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ हो जाएगा। इतना सिंपल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। मतलब कि जो अपना भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री है, उसमें से ये जो भी स्टेटमेंट दिया गया है, ये कौन सा डिफाइन करता है? मुख्य उद्देश्य, चीफ पर्पस, CHIEF, चीफ पर्पस मतलब कि जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य को कौन डिफाइन करता है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग फॉर द नेसेसरी लॉ। इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉ। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि इसके अंदर क्या होगा कि नेसेसरी लॉज वगैरह रखा जाएगा। तो ऐसा बात नहीं है। इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड गवर्नमेंट। ये जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बनाना और गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल ऑफिस है उसको एस्टेब्लिश करने का बात करता है। तो नहीं भैया, ऐसा नहीं है। उसके बाद इट डिफाइंस द लिमिट एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट। सही बात है, जो अपना संविधान है वो लिमिट करता है पावर को। किसके पावर को? गवर्नमेंट को, पावर को। इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। ये बात सही है, लेकिन ये मुख्य पर्पस नहीं है। इट इज वन ऑफ द इट इज वन ऑफ द पर्पस। इट इज नॉट अ चीफ पर्पस। तो चीफ पर्पस क्या होगा कि चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन और टू लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो द आंसर इज सी। ओके। आगे हम लोग क्या देखते हैं? तीसरा क्वेश्चन में ये बोलता है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ड्यूटी, मतलब केंद्र सरकार का क्या है? यह ड्यूटी है, कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। स्टेट, कोई भी स्टेट है उसके अंदर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो ये प्रोटेक्ट करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे अगला स्टेटमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया exempts the states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग, नहीं, ये गलत बात है। स्टेट को वहां पे पावर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, कोटा जो हम लोग बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट,
confession of accused before the police cannot be used as evidence। तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा यूपी यूएपीए में होता है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इसका सही होगा। तो 23 का क्वेश्चन है, 23 थोड़ा टफ ईयर था। इसके अंदर हम लोग देखते हैं 22, इसमें 22 का ये क्वेश्चन क्या, इफ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर फिफ्थ शेड्यूल, मतलब कि कोई भी एरिया को फिफ्थ शेड्यूल में हम डालते हैं। सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल क्या होता है आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। अभी लद्दाख के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट ही नहीं हो रहा है, भूख हड़ताल हो रहा है, भूख हड़ताल हो रहा है, क्यों हो रहा है भूख हड़ताल वगैरह, कि क्या हो कि लद्दाख को क्या किया जाए कि सिक्स शेड्यूल में डाला जाए। तो सिक्स शेड्यूल क्या होता है ये सब पढ़ के जाना जरूरी हो जाएगा। इफ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर फिफ्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि किसी भी एरिया को हम लोग क्या करते हैं फिफ्थ शेड्यूल के अंदर डालते हैं। तो इसका क्या मतलब, इट वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। क्या है, इट वुड क्रिएट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी, नहीं, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी फिफ्थ सिक्स शेड्यूल में नहीं है, 11 9 10 11 में है, तो वो बाद में। तो क्या सिक्स शेड्यूल मतलब प्रोटेक्शन ऑफ ये है ट्राइबल और एससी, प्रोटेक्शन ऑफ एससी, यहाँ पे ट्राइबल, तो ये हम लोग सिंपल है पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, दिस वुड कन्वर्ट द एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी, नहीं, दिस स्टेट हैविंग सच एरिया वुड डिक्लेयर स्पेशल कैटेगरी स्टेट, नहीं, न यूटी बनाने का बात करता है, न स्पेशल कैटेगरी स्टेट डिक्लेयर करने का बात करता है, नहीं यह बात करता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करेंगे। यह क्या बात करता है कि जो ट्राइबल पीपल है उनके लैंड को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड्स एंड ट्राइबल एरिया का बात करता है फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल। तो सिक्स शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल इससे रिलेटेड है। तो ऐसे भी हम लोग एलिमिनेशन पे भी जाए तो ये हटेगा और जाके अपना ये आंसर बन जाएगा। तो दिस इज द आंसर। आगे हम लोग क्या देखते हैं, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायोलेट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्या वायोलेट करता है। तो हम लोग देख रहे थे ये अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायोलेट्स, मतलब कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो, इसके लिए बात किया गया है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायोलेट्स, क्या वायोलेट करता है, इक्वलिटी को वायोलेट करता है, राइट टू फ्रीडम, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, तो राइट टू फ्रीडम नहीं होगा, इक्वलिटी नहीं होगा। तो क्या है डीपीएसपी, डीपीएसपी के अंदर क्या लिखा गया है कि आप इस तरह का लॉ कानून बनाएंगे जिससे कि क्या हो कि एक वेलफेयर सोसाइटी बने, क्या हो कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ अगर हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं डीपीएसपी का वायोलेशन हो रहा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से नहीं पढ़े तो डी मार्क भी कर सकते हैं, डी मार्क करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना होगा। ध्यान से पढ़ने के क्रम में क्या देखना होगा कि क्वेश्चन में क्या लिखता है। क्वेश्चन में लिखता है कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत संविधान के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो हो रहा है वो किस चीज को वायोलेट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है डीपीएसपी को वायोलेट करता है। विच व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, मतलब कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया में क्या है। तो यहाँ पे क्या था, पहले राइट टू प्रॉपर्टी को बनाया गया था फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी को बनाया गया था फंडामेंटल राइट्स, लेकिन इसको क्या है कि फंडामेंटल राइट्स से डिलीट किया गया और डिलीट करके क्या बनाया गया, लीगल राइट। तो यह लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन। अभी हम लोग क्या देखें कि ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर से डिलीट किया गया, डिलीट किया गया माने हम लोग यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। नाइदर फंडामेंटल राइट नॉट नॉर लीगल राइट, अभी हम लोग क्या देखें कि फंडामेंटल राइट से डिलीट करके लीगल राइट्स बनाया गया। ठीक, तो फंडामेंटल राइट से हट गया, लीगल राइट्स है, तो लीगल राइट्स है तो यहाँ क्या कर रहा है नॉर लीगल राइट्स, तो इसको भी हटाएंगे। बाद मैटर आके फंसता है इस दो में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एक जगह सिटीजन लिखता है एक जगह पर्सन लिखता है। तो सिटीजन का कॉन्सेप्ट और पर्सन के कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मार्क कर सकते हैं और सही राय कर सकते हैं। तो सिटीजन कौन होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब कि जिसको क्या है कि इधर सिटीजनशिप का जो एक्ट है, जो आपका आधार कार्ड वगैरह इधर है तो आप क्या है सिटीजन है। और फॉरेनर है, जो फॉरेनर है वो सिटीजन नहीं है। तो ये क्या है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है ऐसा थोड़ी है सिर्फ सिटीजन को दिया गया, कोई फॉरेनर भी तो आके यहाँ
कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, कोई कंपनी है जिसका कोई प्रॉपर्टी है, कोई फॉरेनर का कोई प्रॉपर्टी है। तो इसलिए क्या है, पर्सन पर्सन जो टर्म है वो उसके अंदर क्या होता है, कंपनी प्लस सिटीजन प्लस फॉरेनर्स प्लस जो भी एंटिटी है वो सब आ जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको पर्सन वाला जो स्टेटमेंट है उसको राइट मार्क करेंगे। तो दिस इज द राइट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी जो है वो राइट टू प्राइवेसी किधर अपना प्रोटेक्ट होता है, तो प्रोटेक्ट किधर होता है, राइट टू प्राइवेसी मतलब कि अगर प्राइवेसी को कोई ब्रीच करेगा, मतलब आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो राइट टू एक्सप्लॉइटेशन जो है अंदर आर्टिकल 21 उसके अंदर ये क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। राइट आर्टिकल 15 इक्वालिटी का बात करता है, 90 फ्रीडम का, 29 रिलीजन का, तो 21 जो है वो आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं आठवां क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या है, देयर इज ओनली सिटीजन एंड वन डोमिसाइल, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ स्टेट। तो नहीं, यहाँ पे क्या है, ओनली, तो इसलिए ओनली कैन, ओनली वाला जो स्टेटमेंट होता है वो वैसे भी गलत होता है, लेकिन क्या है, सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम head of the state, तो नहीं। A foreigner once granted citizenship cannot be deprived of it under any circumstances। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉरेनर को अगर हम लोग सिटीजनशिप देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अपना सिटीजनशिप डिप्राइव नहीं कर सकता है, वो डिप्राइव कर सकता है। अगर वो किसी, अगर अपने को पता चलता है कि वो फ्रॉड तरीके से फ्रॉड करके अपना जो है कि सिटीजनशिप लिया है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, उसको डिप्राइव करेंगे। तो यहाँ क्या लिखता है, कैन नॉट बी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कोई तो सर्कमस्टांसेस होगा जहां पे हम लोग इसको खत्म कर, उसके जो सिटीजनशिप है उसको खत्म करेंगे। कैन नॉट बी मतलब कि किसी भी, ऐसा थोड़ी है कि नहीं किया जा सकता है, जरूर कहीं ना कहीं कोई एक केस में तो किया ही जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि थ्री को हटाएंगे, टू को हटाएंगे, या फिर थ्री को ही जैसे ही हटाएंगे, तो अपने को क्या आंसर मिलता है, ओनली वन, दैट इज की ये आंसर हो जाएगा। Which one of the following best defines the term state? State को कौन सा टर्म अच्छे तरीके से डिफाइन करता है? तो इसमें क्या देखेंगे, कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली अक्वायरिंग अ डेफिनिट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। मतलब क्या है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक कम्युनिटी है लोगों का, परमानेंटली ऑक्युपाइंग है, क्या है, परमानेंटली वहां पे है, डेफिनिट टेरिटरी है, परमानेंटली है, एक डेफिनिट टेरिटरी है, उसके बाद क्या है, एक्सटर्नल कंट्रोल, एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, और प्लस में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी देखने को मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल, कम्युनिटी नहीं है यहाँ पे, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको हम बोल सकते हैं, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल, ठीक है, प्लस डेफिनिट टेरिटरी, ठीक है, डेफिनिट टेरिटरी है यानी कि टेरिटरी है, प्लस क्या देखने को मिलता है, टू एंड प्रोसेसिंग एंड अथॉरिटी, प्लस गवर्नमेंट नहीं है, एक अथॉरिटी है जो उस पर गवर्न कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, प्लस क्या है कि प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड सेफगार्ड देयर मींस ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि राइट्स भी है उन लोगों के पास। आगे हम लोग जैसे नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है, लोग हैं, और उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि लोग हैं, प्लस क्या है, हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनिट टेरिटरी, मतलब कि कहीं ना कहीं किसी एक टेरिटरी में वो लोग रह रहे हैं, टेरिटरी भी है, साथ में क्या है, वेरी लॉन्ग टाइम विथ देयर ओन कल्चर, प्लस कल्चर भी है, वहां पे कल्चर है, साथ में क्या है, ट्रेडिशन भी है, कल्चर ट्रेडिशन प्लस गवर्नमेंट, यहाँ क्या है, सोसाइटी है, सोसाइटी प्लस लिविंग इन डेफिनिट टेरिटरी, टेरिटरी का भी बात हो रहा है, विथ सेंट्रल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट भी है, प्लस इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जुडिशियरी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो स्टेट है वो उसको कौन कौन सा स्टेट में बेस्ट
रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, कुछ ना कुछ इसमें कमी है, क्योंकि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का बात है, यहाँ पे भी कुछ कमी है, यहाँ पे भी कुछ कमी है। लेकिन ये जो जो टर्म है, यहाँ पे एक सिटीजन है, साथ में क्या है कि परमानेंटली ऑक्युपाइंग एरिया में रह रहा है, क्या है डेफिनिट टेरिटरी है, एक्सटर्नल कोई कंट्रोल नहीं है, साथ में गवर्नमेंट है। तो ये जो है वो दिस इज द बेस्ट स्टेटमेंट, बेस्ट टर्म डिफाइनिंग स्टेट। तो ये सही आंसर होगा। आगे क्या देखने को मिलता है अपने को, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग in Indian polity is essential feature that indicates that it is federal in character। मतलब कि क्या है, ये पूछे which of the following in Indian polity is essential feature that indicates that it is federal character। मतलब यह क्या है, एक फेडरल कैरेक्टर का है। द इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज सेफ, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज सेफगार्डेड, सही बात है। और अगला क्या देखने को मिलता है कि द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम constituent unit the union, the fundamental rights forcible by law। तो वो जो पहला स्टेटमेंट है वो सही स्टेटमेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगला क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट टू सिटी इज एन अग्रीड ह्यूमन राइट, इज एन अग्रीड ह्यूमन राइट। क्या बोल रहा है कि राइट टू सिटी जो है एक अग्रीड ह्यूमन राइट है, एंड यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटी, राइट टू सिटी गिव्स वेरी। ये क्वेश्चन जो है वो हम लोग थोड़ा सा हम लोग को फंसाने के लिए होता है, या फिर उस समय के करंट अफेयर से मोटिवेटेड होगा, क्योंकि ऐसा अगर हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़े तो ऐसा कुछ तो समझ में नहीं आता। तो इसके अंदर जो है राइट टू सिटी क्या है, राइट टू सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ राइट टू सिटी अंडर राइट टू रिक्लेम प्रॉब्लम। तो इसका जो 2 और 3 स्टेटमेंट है वो सही है। अगर ये क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना होता है एग्जाम में, हम तो छोड़ के ही आते, कौन जाए उतना रिस्क लेने। तो ये क्या है, अ लेजिस्लेशन व्हिच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायोलेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है, लेजिस्लेशन व्हिच कन्फर्स, यहाँ क्या बात हो रहा है कि कोई लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन है यानी कि लॉ है, दैट इज कोई भी लॉ है जो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव और कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर, जो कि क्या करता है, एग्जीक्यूटिव को या फिर लेजिस्लेचर को अनकंट्रोल पावर देता है, अनकंट्रोल पावर देता है, ठीक, अनकंट्रोल पावर देता है इन मैटर्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायोलेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। और इसका अगर हम एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन कर देते हैं, एप्लीकेशन मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या बात हो रहा है, एक ऐसा लॉ है जो अनकंट्रोल पावर देता है किसको, सीएम को, पीएम को या फिर डीएम को। तो अगर उसका एप्लीकेशन हो जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो भैया कहाँ गया रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कहाँ गया। जो आप हम लोग बात करते हैं रूल ऑफ लॉ का बात जो करते हैं वो कहाँ गया। तो वो जो आर्टिकल 14 है वो क्या होगा, उसका बैंड बज जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है किस फंडामेंटल राइट्स का बैंड बजेगा, बैंड बजेगा, किसका बैंड बजेगा, तो आर्टिकल 14 का बैंड बज जाएगा अगर इस तरह का कुछ होता है तो। और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज फिर से वही क्वेश्चन होगा, लिमिटेड बाय लिमिटेड गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, नहीं, नहीं होगा, तो क्या होगा भैया, तो लिमिटेड गवर्नमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है ये फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, ये बार बार पूछता है कि लिमिटेड गवर्नमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, अदर देन फंडामेंटल राइट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ ये जो है कि पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस गवर्नमेंट का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट। किसका बात कर रहे हैं कि लिमिटेड गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। इन अदर देन द फंडामेंटल राइट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। मतलब क्या बात होता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या होता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग जो है अगर वो पैदा हुआ है इस धरती पे तो वो उसका कुछ राइट्स है, जैसे कि उसका खाना पानी, रहना, जीना, खाना,
आप नहीं रोक सकते। तो ये सब यूएन का जो ह्यूमन राइट्स है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसमें ये सब बात किया गया है। तो पूछता है अदर देन फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के, ठीक है, कहाँ कहाँ पे बात किया गया है, किस चीज का, किस चीज के बारे में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो अगर हम लोग ध्यान से देखने की कोशिश करें तो जो अपना डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, ये जो चारों चीज है ये लगभग लगभग किस चीज के लिए है, जो ह्यूमन है, जो लोग यहाँ पे सिटीजन है, उनके राइट्स, उनके जो ये है, उनके जो अधिकार है, उनके जो राइट्स है, उसी का बात करता है लगभग। तो अगर फंडामेंटल राइट्स को छोड़े तो प्रियम्बल हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, ये सब क्या है, जो यूएन का ह्यूमन राइट है, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसको रिफ्लेक्ट करता है प्रियम्बल के अंदर। कैसे? अगर हम प्रियम्बल में इक्वलिटी का बात कर रहे हैं, जस्टिस का बात कर रहे हैं, अगर इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि एक वेलफेयर सोसाइटी बनाएंगे, एक अच्छा सोसाइटी बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो ह्यूमन के लिए ही बनाएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर हम इन्वायरमेंट अगर बचा रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन के लिए ही करेंगे। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, आगे जब हम कर रहे थे पहला बार में, तो पहला बार में हम सिर्फ टू को मार्क किए थे, और टू को मार्क किए थे कि डीपीएसपी, लेकिन उस समय हमारा इतना दिमाग खुला नहीं था कि हाँ भाई ये चारों हो सकता है, जिसके कारण मेरा गलती हुआ था। फिर आंसर मिला है तो ये आया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब क्या है कि जो ये फंडामेंटल राइट्स है, इसका, इसमें कौन सा आर्टिकल है जो अपने को क्या करता है, फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत के अगेंस्ट, छुआछूत जो होता है उसके अगेंस्ट अपने को प्रोटेक्ट करता है। तो वो कहाँ अब शांति से बैठ के दिमाग लगाएंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट्स टू फ्रीडम, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हम लोग क्या देखते हैं, राइट टू फ्रीडम नहीं होगा, सिंपल इंसान की तरह दिमाग लगाए, राइट टू फ्रीडम तो नहीं होगा भाई, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी नहीं होगा, ये दोनों का तो कोई लेना देना है ही नहीं, छुआछूत और इक्वलिटी अनटचेबिलिटी से। लेकिन अगर बात यहाँ क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, तो हम क्या लगा दिए थे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो कि गलत था। राइट टू इक्वलिटी, अगर हम लोग बात करें कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी हमको अगर प्रोटेक्ट कर रहा है, संविधान का कोई भी पार्ट, कोई भी अनुच्छेद, कोई भी भाग हमको अगर प्रोटेक्ट कर रहा है अनटचेबिलिटी से, तो कहीं ना कहीं हमको इक्वलिटी दिला रहा है। तो हम यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 17 लिखेंगे। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का आइडिया कहाँ देखने को मिलता है, डीपीएसपी के अंदर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं, वेलफेयर स्टेट का बात फंडामेंटल राइट में नहीं किया गया है, 7 शेड्यूल में तो किया ही नहीं गया है, प्रियम्बल होगा नहीं, डीपीएसपी इज द बेस्ट ऑप्शन, तो वी विल गो विथ डीपीएसपी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म। यहाँ पे क्या देखता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं डिफाइन करता है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं डिफाइन करता है इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का जो बात है वो कहाँ से आता है, हम लोग अगर देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो बात है वो जब केशवानंदा भारती केस है, केशवानंदा भारती केस जो था, उसके अंदर जो जजमेंट आया था, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बात होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, वहां पे पहली बार बात होता है। कहाँ पे बात होता है, केशवानंदा भारती केस का जो जजमेंट आता है उसके अंदर। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहे हैं, इफ यू आर ब्रिंगिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो आप कर सकते हैं, यू कैन ब्रिंग इट, बट यू हैव टू केयरफुल अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, उसको संज्ञान में लेते हुए ही आप क्या करेंगे कि भारत के संविधान को अमेंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको संज्ञान में नहीं लेंगे और फालतू मतलब का कुछ भी अमेंडमेंट ला देंगे। तो उसमें फिर पूछा गया कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और किधर डिफाइन किया गया है। तो जुडिशियरी क्या बोलता है कि ये हम डिसाइड करेंगे कि केस टू केस बेसिस पे
हम डिफाइन करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, केस टू केस बेसिस सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा। कौन डिफाइन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस है। भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं करता है डिफाइन, तो इसको कट करेंगे, हटाएंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जुडिशियल, इसमें क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी, ये जो भी है, सेकुलरिज्म हो गया, फंडामेंटल राइट, ये सब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। बट डिफाइन कौन किया है? सुप्रीम कोर्ट, नॉट डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड सिटीजन्स लिबर्टी एंड प्रिजर्व द आइडियाज विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। मतलब क्या है, जुडिशियल रिव्यू का बात किया गया। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर। अगर जुडिशियल रिव्यू क्यों होता है? कोई भी जो ये है लॉ है, उसकी वैलिडिटी को जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जुडिशियल रिव्यू करते हैं कि वो लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से वैलिड है या नहीं है। तो उस तरह से हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर को डिफाइन करते हैं। तो इसमें जुडिशियल रिव्यू सेफगार्ड सिटीजन्स लिबर्टी, सिटीजन्स लिबर्टी, तो ऐसा कोई बात नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगा। तो इसमें पूछता है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें करेक्ट कौन है? तो कोई नहीं करेक्ट है भैया, दोनों के दोनों गलत हैं। तो ये दिस इज द राइट आंसर की डी। आगे क्या है, वन कॉमन अग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज। ये जो गांधी जी हैं और ये मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिज्म है, और गांधीज्म, इसमें एक कॉमन एग्रीमेंट क्या है? क्लास स्ट्रगल, एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन और फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। तो गांधी जी कहीं ना कहीं फाइनल स्टेटलेस सोसाइटी का बात करते थे। और क्लास स्ट्रगल तो नहीं हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, तो ये आंसर हो सकता है। थोड़ा उटपटांग से ऐसा काहे पूछता है भाई, किधर से पूछता है यार। आगे हम लोग क्या देखते हैं, द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है? इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। नो लीगल इफेक्ट, नो लीगल इफेक्ट, ऐसा तो नहीं है भाई। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है? अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट, सेम लीगल इफेक्ट कैसे हो सकता है? अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, नो लीगल इफेक्ट एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट, ये सही होगा। नो लीगल इफेक्ट भी नहीं है, लीगल इफेक्ट है बट उतना लीगल इफेक्ट नहीं है जितना दूसरे इंडिपेंडेंट पार्ट को है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे हम लोग क्या देखते हैं, विद द रेफरेंस, मतलब कि जो भारत का संविधान है, प्रियम्बल जो है अपना, वो उसका कितना लीगल इफेक्ट है, वो लीगली इफेक्टिव है या नहीं है, कितना इफेक्टिव है, ये बात करता है। विथ रेफरेंस टू प्रोविजंस contained in part 4 of Constitution of India, which of the following statement is correct? मतलब कि क्या है, विथ रेफरेंस टू प्रोविजन कंटेंट इन पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या दिया गया है? पार्ट पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड टेरिटरी, मतलब कि जो भारत राष्ट्र है और वो उसका टेरिटरी वगैरह क्या है, वो उधर दिया गया है। पार्ट 2 में दिया गया है अपना सिटीजनशिप, सिटीजनशिप दिया गया है, सिटीजनशिप से डील करता है। पार्ट 3 जो है वो क्या बात करता है? फंडामेंटल राइट्स का। पार्ट 4 क्या करता है? डीपीएसपी का। ठीक है। तो डीपीएसपी के अंदर क्या है? द दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट। पार्ट 4 क्या है? इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट नहीं है, इसको कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। डीपीएसपी हैज नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, नो लीगल इफेक्ट। ठीक है। पूछता है कि करेक्ट, ये गलत होगा। दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, बिल्कुल सही बात है, ये नहीं इन्फोर्सेबल होगा किसी भी कोर्ट के द्वारा। और आगे क्या बात करता है, एक सेकेंड, द प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस मेकिंग ऑफ लॉज इन द स्टेट। सही बात है कि वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा कोर्ट के द्वारा, मतलब दो, सेकंड जो ऑप्शन था वो अपना सही था। और तीसरा जो ऑप्शन है ये क्या बोलता है, डीपीएसपी क्या करेगा कि इन्फ्लुएंस करेगा। किसको इन्फ्लुएंस करेगा? इन्फ्लुएंसेस लेजिस्लेचर। क्या है? लेजिस्लेचर टू मेक लॉज। क्या है? टू मेक लॉज। तो भाई डीपीएसपी का यही तो काम है, और क्या काम है? तो दिस इज द राइट आंसर। तो वन हटाएंगे, वन हटाएंगे, टू इज सही एंड थ्री इज सही।
तीन डू भी सही होगा और तीन भी सही होगा, ठीक है। अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर नॉन एम्प्लॉयबल। फिफ्थ शेड्यूल, अभी तो थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल। फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल क्या है? फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल एंड प्रोटेक्शन ऑफ ये क्या है अपना जो SC ST है उसका। तो फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल, तो शेड्यूल को याद करने का कि एक तरीका TEARS ऑफ ओल्ड PM ऐसा करके। तो सिक्स शेड्यूल जो है, फिफ्थ शेड्यूल जो है वो ट्राइबल से बात कर के बारे से डील करता है। द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस बाई इन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि ये जो नाइन्थ शेड्यूल है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो नाइन्थ शेड्यूल अपना इंट्रोड्यूस किया गया था जवाहरलाल नेहरू साहब के टाइम में। नेहरू साहब के टाइम में क्यों, वो क्या हुआ था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 8 शेड्यूल दिया गया था, 8 शेड्यूल, 8 शेड्यूल दिया गया था, लेकिन 9वां शेड्यूल जो था वो शायद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पहला जो भारतीय संविधान संशोधन था उसके अंदर से पहला ये डाला गया था। क्यों डाला गया था? इसका रीजन ये था कि उस समय जो था फंडामेंटल राइट्स और DPSP को लेके कन्फ्लिक्ट चल रहा था। सरकार जो है कि DPSP को इम्प्लीमेंट वेलफेयर सोसाइटी और वेलफेयर पहुंचाने के लिए, लोगों तक ले जाने के लिए लैंड रिफॉर्म कानून लेके आ रही थी, फिर उसमें कुछ बदलाव कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट उसको स्टक डाउन कर रहा था, तो इस तरह का मामला चल रहा था। तो नेहरू साहब क्या किए थे, नाइन्थ शेड्यूल ऐड किए थे। नाइन्थ शेड्यूल में ये बोला गया था कि जो भी लॉज या फिर जो भी ये लॉ वगैरह इसके अंदर डाला जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू वगैरह नहीं होगा। तो ये उसी समय आया था। तो ये क्या है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। मतलब कि क्या है कि आप चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड से आपकी शादी हो, आपकी गर्लफ्रेंड से आपकी शादी हो, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड वंस राइट्स टू मैरी टू द पर्सन ऑफ वंस, मतलब कि ये किस आर्टिकल के अंदर अपने को दिया जाता है, ठीक है। तो हम क्या थे उस समय, थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस में थे, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हम यहाँ पे क्या टिक किए कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन नहीं, हम उस समय ये टिक किए कि इसको करेक्ट कर दिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट आर्टिकल 19 को। लेकिन यहाँ क्या है, अपने को आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है पर्सनल लिबर्टी, इसके अंदर अपने को आजादी मिलता है कि आप जिससे मन उससे शादी करो, जिसके साथ मन उसके साथ जो करो, आप अपने पसंद का काम करो। तो ये राइट आपका राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने पसंद के पर्सन से, महिला हो पुरुष हो, उससे आप क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ, मतलब क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, राइट टू वोट, आपको क्या है, राइट टू वोट है, ठीक है, और राइट टू इलेक्टेड। अब हमको हमारे पास ये क्या है, ऋतिक है, हमारे पास है राइट टू वोट, और इधर मोदी जी है राइट टू इलेक्ट। तो इनके पास ये जो राइट है ये कहाँ से आता है, यह फंडामेंटल राइट है? नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना भी हम लोग 3 साल से यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, 3 ईयर्स से तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, जिसके अंदर 25 बार लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हैं, तो 25 बार लक्ष्मीकांत पढ़े हैं, उसके अंदर फंडामेंटल राइट पढ़े हैं। तो ऐसा कोई बात फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं किया गया है। नेचुरल राइट तो हम नहीं कह सकते हैं। नेचुरल राइट क्या होता है कि जब हम पैदा होते हैं और पैदा होते ही हमारे पास जो राइट होता है दैट इज नेचुरल राइट। तो वो नेचुरल राइट तो कुछ ऐसा बात है नहीं। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट। तो लीगल राइट भी नहीं है, यह क्या है कि एक संवैधानिक अधिकार हम लोग को दिया गया है कि आप लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज UAF के थ्रू क्या होंगे, आप रजिस्टर होंगे एज अ वोटर। और फिर उसके बाद जो भी क्राइटेरिया है संविधान के अलग अलग भाग में दिया गया है कि इस इलेक्शन में आपको कंटेस्ट करना है तो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो वो सब जो राइट टू वोट एंड राइट टू इलेक्ट है वो अपने को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है। हालांकि हम ये गलत किए थे, लीगल राइट्स मारे थे, लेकिन ये गलत हुआ। Which of the following is emphasized by the right against exploitation in the Constitution of India? मतलब क्या बात कर रहा है कि which of the following emphasized
बाई बाई द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का यहाँ बात हो रहा है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन विंग्स एंड फोर्स लेबर। बात यहाँ क्या है कि प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का ट्रैफिकिंग मतलब क्या है, पकड़ के मजदूरी वगैरह करवाना। तो ये क्या है कि ये एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन है। तो सही बात है, ये इसको हम टिक कर देंगे, एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पे हो रहा है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक, अनटचेबिलिटी को हटा रहे हैं, अनटचेबिलिटी को हटाएंगे। अभी तुरंत पीछे बात किए थे, अनटचेबिलिटी को खत्म करके हमको क्या लाना है, एक इक्वलिटी को लेके आना है। इक्वलिटी को लाना है माने कि इक्वल सोसाइटी बनाना है। एक्सप्लॉइटेशन का कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, तो दिस इज द, इसको कट कर देंगे। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। क्यों माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है? जो मार्जिनल सेक्शन है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, उसके लिए काम करेंगे और उसको इक्वल बनाएंगे। ठीक है, तो इक्वलिटी से बात डील करता है। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री, चिल्ड्रेन को फैक्ट्री में डाल देंगे। फैक्ट्री में डालने से क्या होगा, उसका एक्सप्लॉइटेशन होगा। तो ये, तो दिस इज द 1 and 4 इज द करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा फीचर नहीं है? देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इन इंडिया। ठीक है, power is an independent judiciary in India. Power had been clearly divided into center and state. मतलब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म में हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इन इंडिया। हाँ बिल्कुल है भाई, हाँ हाँ है। ये इधर क्या है, क्लियर डिवीजन है, हाँ बिल्कुल है। और इधर क्या है, the federating units have been given equal representation in राज्य सभा, बिल्कुल यस। और इधर क्या है, it is the result of agreement among federating units, नो। तो ये जो है D is the wrong, is not a feature of Indian constitution। ठीक है, which of the following statement is a true of the fundamental duty of एन इंडियन सिटीजन। मतलब ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसके रिगार्डिंग कौन सा इसमें करेक्ट है? अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फ्लुएंस इनफोर्स दिस ड्यूटीज, प्रोवाइडेड लेजिस्लेटिव प्रोसेस, दे आर कोरिलेटिव विथ लीगल ड्यूटीज। ये कोरिलेटिव लीगल ड्यूटीज नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है शायद, तो ये दोनों गलत। तो नाइदर 1 and 2 इसमें से कोई भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि क्या है, लेजिस्लेटिव प्रोविजन हैव बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स, इसको इन्फोर्स करने के लिए कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस वगैरह नहीं है। उसके बाद दे आर कोरिलेटिव विथ लीगल ड्यूटीज, आप जो ये है फंडामेंटल ड्यूटी है उसको करे न करे उतना इसमें लीगल कोई मामला बनता नहीं है, तो ये लीगल नहीं है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो नाइदर 1 nor 2 कोई भी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या है, एक सेकंड। तो ओके, हम लोग जो इसमें अभी कितना है, अभी इसमें 48 क्वेश्चन है, हम लोग 28 कर चुके हैं। 20 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बाय। आप लोग क्या करेंगे कि यूपीएससी रैंक 1, यूपीएससी रैंक 1 चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। लाइक सब्सक्राइब करने के बाद इसको क्या करेंगे कि दोस्तों के साथ शेयर शेयर करेंगे। उससे क्या होगा कि आपके दोस्त को क्या होगा, पीवाई क्यू आ जाएगा, पीवाई क्यू वगैरह आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसका भी रिजल्ट हो जाएगा। तो मिशन है अपना अब की बार प्रीलिम्स पार, प्रीलिम्स पार। तो इस पे हम लोग को काम करना है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।